चंदनपुर गांव में चांदनी नाम की एक सुंदर कन्या रहती थी। वह शादी के लायक हो गई थी, लेकिन उसकी माँ के स्वभाव के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी माँ का नाम चंपा था, जो अपने पति को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक सभी लोगों को पता थी, इसीलिए चांदनी को कोई अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेलानीराम की बुद्धि के कारण उसके रिश्तेदार भी जलते थे। एक दिन तेलानीराम आराम कर रहा था। अचानक एक दूर का रिश्तेदार चांदनी का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया। मैं एक रिश्तेदार का रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। वह यह नहीं जानता था कि तेलानीराम का कोई भाई नहीं है। फिर भी तेलानीराम ने पूछा, लड़की कैसी है? कुछ तो बताओ उसके बारे में। वह बोला, वह बहुत सुंदर है, उसका नाम चांदनी है। तेलानीराम ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत सुना था, फिर भी वह हाँ बोला। चांदनी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने शादी की तारीख जाकर तेलानीराम को बता दिया। उसके जाने के बाद तेलानीराम सोचने लगा, मेरा तो कोई छोटा भाई ही नहीं है। छोटे भाई की खोज में वह चल पड़ा। उसने एक परेशान युवक को देखा। तेलानीराम ने उसकी परेशानी पूछी तो उसने सारी बात बता डाली। तेलानीराम ने उसको काम देने का वादा कर दिया, पर उसके सामने एक शर्त रखी। उसने तेलानीराम से शर्त के बारे में पूछा। तेलानीराम बोला, मैं जिस लड़की से कहूँ उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वह युवक राजी हो गया। चांदनी की शादी उस युवक से हो जाती है। चांदनी को विदा करते समय उसकी माँ बोली, चंपा ने अपनी बेटी को अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दी। मैंने तुम्हारे पिता को ऐसे ही बस में कर रखा है। बेटी ने हामी भर दी और विदा हो गई। माधव अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला जाता है। चांदनी ने देखा कि उसके पति का स्वभाव अखंड है। वह उनसे डरकर रहने लगी, पर वह अपने पति को रोज जैसे तैसे 10 जूते मार ही देती। तेलानीराम ने माधव का टूटा बदन देखा तो वह समझ गया कि ये सब इसकी पत्नी ने ही किया होगा। तेलानीराम ने माधव को 4-5 महीने अपने घर रखा और मोटा तगड़ा कर दिया। फिर उसे घर जाने को कहा। जब माधव चलने लगा तो तेलानीराम ने माधव को एक डंडा दिया और बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब तुम्हारी कमी है। अगर तुम पहले से कठोर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेलानीराम की बात सुनकर माधव अच्छे से समझ चुका था कि वह क्या कहना चाह रहा है। डंडा लेकर माधव अपने घर आया। माधव को देखकर चंपा बहुत खुश हो गई। उसने पहले माधव का अच्छे से स्वागत किया। उसने उसे बैठाकर जूता लेने चली गई। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि उसका पति मोटा हो गया है, और वैसे भी मैंने कितने दिनों से उसे जूता नहीं मारा है। अब तो उसे जूता मारने का मजा ही कुछ और है। जैसे ही वह माधव को जूता मारने आई तो माधव ने उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया। चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोगों ने आकर उसे बचाया। उसके बाद से उसने माधव को कभी नहीं मारा। अब जो माधव कहता वही चंपा करती। अपने पति का ऐसा रूप देखकर अपनी बेटी को समझा दिया कि जिंदगी में ऐसा कभी ना करे और हमेशा अपने पति का आदर किया करे। माँ की आखिरी इच्छा। आपको पता है ना पापा, आपकी शराब पीने की आदत की वजह से हमारा बिजनेस नहीं रहा। लोगों से पैसे उधार लेने पड़ गए। लोगों ने हमें पार्टी में बुलाना बंद कर दिया क्योंकि आप शराब पी के बहक जाते हो। किसी के बाप के पैसों से नहीं पीता हूँ मैं,
तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। कैसी बात कर रहे हो पापा? आपको पता है ना आपकी वजह से मम्मी ने क्या क्या झेला है। अरे ओ मम्मी के बेटे, तेरी भी उम्र हो गई है, तू भी अब पिया कर। मम्मी आप ही समझाओ ना पापा को, कैसी बातें कर रहे हैं पापा। बस करो तुम दोनों बाप बेटा, वैसे भी बहुत परेशानियां झेल चुके हैं हम इस शराब की वजह से, अब तुम मत लड़ा करो। मम्मी यही सब तो पापा को समझाना है। कल सुबह तुम्हारे मामा के यहाँ जाना है मुझे शादी में, तो वहाँ से आकर बैठकर बात करेंगे इस बारे में। अभी मुझ में लड़ने समझने और सुनने की कोई क्षमता नहीं है। विदित चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसके पापा हमेशा से ही ऐसे नहीं थे, बस कुछ लोगों की गलत संगत में पड़कर उन्होंने शराब शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे उन्होंने जुआ खेलना शुरू किया, इससे घर के सारे जेवर सब पैसा बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि उनका घर भी बिक गया। इतना सब होने के बाद भी आज भी उसके पापा की शराब की आदत नहीं बदली है। अगले ही दिन सुबह मम्मी उसके मामा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब पापा आपको बाय बोलने भी नहीं आए, वो सुबह सुबह ही पीना शुरू हो गए हैं। तू तो आया है ना बेटा, वही काफी है मेरे लिए। आपको पता है पापा सही नहीं कर रहे, फिर भी आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही। जब उन्होंने पहली बार पिया था तभी उनको रोका होता तो आज शायद हमारी ये हालत नहीं हुई होती। बहुत ट्राई किया था बेटा, पर कुछ नहीं हुआ। खैर अभी मैं बाहर जा रही हूँ, तो मेरा मूड मत खराब कर, आकर इस बारे में बात करते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और सुन, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर और दिसंबर हम पूरा घूम सकते हैं, तो तू प्लानिंग कर ले जब तक मैं आती हूँ। पर घूम के क्या हो जाएगा माँ? पूरा इंडिया घूमेंगे, और फिर ताकि हमें जब समय मिलेगा तो हम तुम्हारे पापा को भी समझा देंगे कि शराब पीना जरूरी नहीं है, बल्कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। मम्मी वहाँ से चली जाती है। उदित अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। हेलो, मैं मलिक हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, एक बाइक वाला उनको हॉस्पिटल लेकर आया है, तो आपकी मम्मी का फोन मिला हमें, उससे ही हमको ये नंबर मिला है, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। विदित फोन सुनते ही अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में पहुँचता है। नर्स, अभी आपने मेरे पास कॉल किया था, वो मेरी मम्मी एडमिट है, क्या हुआ है उनको? हाँ, अभी मैंने ही कॉल किया था। मैं आपको कोई होप नहीं देना चाहती, मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है वो। इतनी देर में ही डॉक्टर बाहर आते हैं। सॉरी, शी इज नो मोर, हम उनको बचा नहीं सके। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं होती। विदित को लगता था कि उसके शराबी पापा को अपनी माँ के मौत का कोई दुख नहीं है। एक रात विदित के पापा अपने कमरे में बैठे रो रहे होते हैं, तभी विदित उनको देख लेता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। बेटे से तो मेरी बात ही नहीं होती। तुम अगर मुझे बोलती कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाता, तभी फेंक देता, पर तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। विदित ये सब देखकर अपने पापा के पास आता है। वो मैं ये कहने आया हूँ कि मैं 2 दिन बाद माँ की अस्थियां लेकर पूरे इंडिया में घूमने जाऊंगा। माँ की आखिरी इच्छा थी कि हम सब साथ पूरा इंडिया घूमें। मेरी भी टिकट करवा लेना तुम साथ में। करवा ली है, और साथ में आपके लिए शराब भी रख ली है। मैंने देखा है जब भी आप टेंशन में होते हो तो बहुत ज्यादा शराब पीते हो, तो आपको शायद हेल्प मिलेगी। अब मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इस शराब के कारण ही मैंने तुम्हारी माँ को कभी समय नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपना बाकी सारा समय सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। विदित पापा की ये बात सुनकर भावुक हो जाता है और अपने पापा को गले से लगा लेता है, और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और कुछ दिन बाद वो अपनी माँ की अस्थियां लेकर अपने पापा के साथ सब अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पूरे देश में घूमने के लिए निकल जाते हैं।